नमस्ते स्टूडेंट्स, पाठशाला पंडित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आयुष भट्टाचार्य। आज हम देखेंगे कि लीनियर इंडिपेंडेंस एंड लीनियर डिपेंडेंस क्या होता है। ओके, तो चलो टॉपिक लिख देते हैं। पहले टॉपिक है चलो लीनियर डिपेंडेंसी लिख देते हैं। लीनियर डिपेंडेंसी, ओके, डिपेंडेंसी। तो अब देखो, एक होता है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट, ऑलराइट, एक होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है लीनियरली डिपेंडेंट। ठीक है, लीनियरली डिपेंडेंट मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स एंड लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। सो इसका मतलब क्या है कि चलो इंडिपेंडेंट ही देखते हैं। सोचो कि एक मैंने सेट ले लिया, सेट एस करके, जिसमें है कुछ वेक्टर्स अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 टिल अल्फ़ा n। ओके, ऐसे वेक्टर्स हैं हमारे पास। तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे होगा अगर हम इसके साथ लीनियर कॉम्बिनेशन करें। अगर मैंने सोचो k1, k2, k3 टिल kn, ऐसे हमने स्केलर्स उठा लिया। ठीक है, ऐसे हमने स्केलर्स उठा लिया, मतलब रियल नंबर्स उठा लिया, और इनके साथ अगर हम लीनियर कॉम्बिनेशन करें, लीनियर कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो फिर ये ज़ीरो आना चाहिए, ये ज़ीरो आना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ उस केस में ही ज़ीरो आना चाहिए अगर k1, k2, ऐसे नहीं, सिर्फ उसी केस में ये ज़ीरो आना चाहिए अगर ये k1 इक्वल टू k2 इक्वल टू k3 इक्वल टू kn ज़ीरो है। मतलब अगर सिर्फ, मतलब ये ज़ीरो तभी आना चाहिए, मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद ज़ीरो तभी के तभी आना चाहिए अगर ये सब के सब स्केलर्स ज़ीरो हो। ओके, तभी ये ज़ीरो आना चाहिए। अगर ऐसा केस हो रहा है तो फिर ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा n ये सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं। ऑलराइट, ये सारे के सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। और लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ? फिर लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब हुआ, सोचो इसमें भी एक ऐसा सेट ले लिया मैंने। सोचो मैंने t ले लिया। ओके, यहाँ पर मैंने t ले लिया, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 टिल अल्फ़ा n। इसमें भी k1, k2, k3, kn ऐसे हमने स्केलर्स उठा लिए। तो ये भी इसे ज़ीरो बनाएगा, ये भी इसे ज़ीरो बनाएगा, लेकिन इसमें हमें ऐसा और एक पॉसिबिलिटी भी दिख रहा है। यहाँ जैसे सब ज़ीरो होने पर ही ये ज़ीरो हो रहा है, यहाँ पर एटलीस्ट 1k शुड नॉट बी ज़ीरो। अगर इसी में से कोई एक k ज़ीरो नहीं है लेकिन फिर भी वो ज़ीरो बन रहा है, तो फिर ये सारे वेक्टर्स हम लीनियरली डिपेंडेंट कहेंगे। ओके, यहाँ पर सारे ज़ीरोज़ होंगे तभी के तभी ये ज़ीरो बन रहा है, तो फिर ये सब लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और यहाँ पर ज़ीरो के केस में तो बनेगा ही ज़ीरो, लेकिन साथ ही साथ अगर उनमें से एटलीस्ट एक, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है कि सारे के सारे नॉन ज़ीरोज़ हो, लेकिन एटलीस्ट एक हमें नॉन ज़ीरो चाहिए। उसके बावजूद भी वो ज़ीरो बन रहा है, तो उसका मतलब है कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। ये सारे वेक्टर्स आपस में एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं। कैसे, मैं बताता हूँ। जैसे ये तो ठीक है, बहुत बड़ा एग्जांपल ले लिया मैंने, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, ठीक है, अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, इधर भी अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। तो यहाँ पर ये इज इक्वल्स टू ज़ीरो बन रहा है। कभी अगर ज़ीरो में पहले ले लूँ, k1, k2 में अगर ज़ीरो ले लूँ, तो फिर मैं बता रहा हूँ कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है,
लेकिन ये लीनियरली डिपेंडेंट कैसे हो गया? सोचो यहाँ पर मैंने कोई नंबर ले लिया 2 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0, क्योंकि मैंने बताया कि ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, लेकिन कोई तो एक के हमें नॉन ज़ीरो लेना पड़ेगा। तो मैंने 2 ले लिया। मान लो कि इस केस में ये अगर ऐसा किया तो ये 0 आएगा। तो मैं डायरेक्टली अल्फ़ा 1 इज इक्वल्स टू -2, नहीं तो ऐसा नहीं, अल्फ़ा 2 इज इक्वल्स टू 0 अल्फ़ा 1 बाई 2 ऐसे लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसको सोचो मैंने उधर ले लिया, माइनस दे देता अभी के लिए, मैं जानता हूँ ये 0 ही आएगा, पर फिर भी देखो, अगर सोचो मैंने इसके उधर भेज दिया और 2 को नीचे ला दिया, मतलब अल्फ़ा 2 को अकेला छोड़ दिया, यहाँ पर अकेला मैंने इसे कर दिया, तो फिर ये जो भी बन रहा है एटलीस्ट वैलिड तो है, आंसर तो कुछ तो आएगा इधर। लेकिन इस केस में अगर मैं करूँ कि सब के सब 0 है, तो फिर अगर मैं अल्फ़ा 2 को बाहर निकालने की कोशिश करूँ तो फिर नीचे 0 आ जाएगा, जैसे यहाँ पर मैंने ऐसे किया। ये मैं अपने तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, नहीं तो ओरिजिनली इसी तरह से दिखाया जाता है। मैं अपनी तरफ से को बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ओके, ये सब के सब 0 आ गया, तो हम अल्फ़ा 2 को इसके सहारे, अल्फ़ा 1 के सहारे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अल्फ़ा 1 किसी दूसरे की सहारे हम एक वेक्टर को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, क्यों? वेक्टर कैसा है सोचो इधर। इस केस में और एक एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पर 2 अल्फ़ा 1 प्लस 3 अल्फ़ा 2 इक्वल टू 0 हो रहा है। ठीक है, ऐसा। तो फिर अल्फ़ा 2 क्या होगा? अल्फ़ा 2 होगा -2 अल्फ़ा 1 बाई 3, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने अल्फ़ा 1 के सहारे अल्फ़ा 2 को डिफाइन किया है ना। अल्फ़ा 1 में -2/3 मल्टीप्लाई करते, उससे अल्फ़ा 2 मिल गया मुझे। लेकिन इस केस में मैं अल्फ़ा 1 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर भी नहीं पा रहा हूँ, मैं अल्फ़ा 1 में ऐसे कुछ मल्टीप्लाई कर ही नहीं पा रहा हूँ जिससे अल्फ़ा 2 बन जाए। इसे कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट। और इसे जब अगर एक दूसरे पर निर्भर करके वो बन रहा है वो वेक्टर, तो फिर उसे कहते हैं लीनियरली डिपेंडेंट। ओके, तो ठीक है, ये तो मतलब थियोरेटिकल हो गया। लेकिन अगर हम सचमुच क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने जाए तो क्या इस तरह से करेंगे? नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे। इसके लिए अलग एक तरीका रहता है जो जनरली यूज़ किया जाता है, उसे हम देखते हैं। ओके, तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। अब तक मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो गया ना कि लीनियरली इंडिपेंडेंट क्या मतलब क्या है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है कि खुद ही खड़े रहना, किसी और की सहारा ना लेना। तो ये जो अल्फ़ा 2 मैंने बनाया था, क्या वो किसी और के सहारे से बन रहा है? नहीं बन रहा, इवन बनेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर जो लीनियरली डिपेंडेंट है वो किसी और के सहारे से बन पा रहा है, वो किसी और वेक्टर के सहारे वो बन पा रहा है, इसलिए वो एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, इसलिए उसे कहा जाता है डिपेंडेंट, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स। ऑलराइट, सो अभी पहले इसे इरेज कर लेते हैं, तो उसके बाद में एक क्वेश्चन ही ले लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे मतलब ढूंढते हैं कि कोई लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। ऑलराइट, सो एक मिनट। ओके, नाउ ऑलराइट, हाँ, तो अभी देखो क्वेश्चन है यहाँ पर, चेक लीनियर। क्वेश्चन ऐसा आता है, ओके चलो लिख ही देता हूँ, चेक इफ लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। याद रखना लीनियरली इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट कहा गया है। ओके, मैं एक बार देख लेता हूँ अच्छे से आ रहा है कि नहीं। ओके, क्लियर है। चेक इफ लीनियरली डिपेंडेंट या फिर इंडिपेंडेंट, और जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो ये है, S इज इक्वल्स टू 1 2 3
1 2 3 and 0, wait a minute, 1 0 0 1 0 0 comma 0 1 0 0 1 0 and next is 0 0 1 in R3 0 क्या है ये 0 0 1 ओके 0 0 1। वैसे एक बात याद रखो, कोई भी मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, पूरा वेक्टर स्पेस से रिलेटेड है। अगर कोई 1 2 3 ऐसे लिखता है, ठीक है, ऐसे करके, या फिर 1 2 3 ऐसे लिखता है, या फिर 1 2 3 ऐसे लिखता है, या फिर ऐसे भी अगर कोई लिखता है 1 2 3, तो ये इन चारों का मतलब सेम है। ओके, इन चारों का मतलब सेम है। अगर एक लाइन में कोई चीज़ लिखा जा रहा है तो एक ही मतलब है उसका। ओके, अब ये बात 1 2 3 और 1 2 3 और सोचो मैंने 1 2 3 1 कर दिया तो 1 2 3 1, ये दोनों अलग है। ओके, ये दोनों अलग है, ये और ये केस और इन सारे केस अलग है। लेकिन सोचो सिर्फ एक ही लाइन में सब डिफाइन किए गए हैं, सब नंबर्स लिखे गए, तो 1 2 3 4 इसका मतलब एक ही है। कभी कभार अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछा जाता है, कभी कभार ऐसे दिखता है कि ये तो वेक्टर्स नहीं, ये तो मैट्रिक्स की तरह दिख रहा है। सब एक ही है, ठीक है। इस चैप्टर में मैट्रिक्स, वेक्टर, ये सब एक जैसा ही है। ओके, ठीक है। तो 1 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसका भी हमें लीनियर कॉम्बिनेशंस करने हैं। ओके, हाँ, तो वही पहला स्टेप है कि हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशंस करने हैं। तो कैसे देखो, लेट K1 K2 K3 K4 बी स्केलर्स। सो नाउ बी स्केलर्स अगर है तो फिर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके, चाहे तो और भी ऐसे लिख सकते हो, या अच्छा ऐसे हमें लिखना भी पड़ता है। लेट V1 इज इक्वल्स टू ये 1 2 3 ऐसे करके सब लिखना है तुम्हें। V2 के बारे में लिखना है, V3 के बारे में लिखना है, V4 के बारे में, मतलब जब भी हम एग्ज़ाम में प्रेजेंट करें तभी। अभी मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो चलो K1, देयरफॉर हमें अभी इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है, ठीक है, हमें इसका भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनाना है। तो K1 क्या है, ये 1 2 3 प्लस K2 क्या है, ये 1 0 0 प्लस K3 0 1 0 प्लस K4, ओके 0 0 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, अभी इज इक्वल्स टू 0। ओके, इज इक्वल्स टू 0 करना ही पड़ेगा। ओके, तो अभी अगर हम डायरेक्ट सॉल्व करें तो कुछ ऐसे बनेगा, K1 प्लस K2, यस, K1 प्लस K2, देन 2K1 प्लस K3, 2K1 प्लस K3, ठीक है। मैं इसे बस सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, 3K1 प्लस K4, 3K1 प्लस K4 इज इक्वल्स टू 0 0 0। ओके, क्योंकि ये ज़ीरो वेक्टर है ना, तो ज़ीरो वेक्टर का मतलब ऐसे मैं लिख ही सकता हूँ। सो अभी हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट, तो ठीक है कंसिस्टेंट होगा। ओके, कंसिस्टेंट होगा, लेकिन उसके बाद डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट, उसके लिए एक नया चीज़ निकलता है, वो मैं दिखाता हूँ। तो देखो, इसे अगर मैं इस फॉर्मेट में लिखूँ, मैट्रिक्स फॉर्मेट में लिखूँ, तो ये होगा 1 1 0 0 2 0 1 0 एंड दिस विल बी 3 0 0 1। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ये करेक्ट लिखा है कि नहीं मैंने। 1 2 ओके 1 1 0 0 2 0 ओके, ठीक है, करेक्ट ही लिखा है मैंने। और इसे अगर मैं रिड्यूस कर दूँ, कैसे मैंने रिड्यूस किया है वो मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पता है ना, मतलब इसी का ही कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मैंने लिया है। अगर मैं चाहूँ तो चाहे तो मैं इधर दिखा देता हूँ एक बार। ये ऐसा दिखता है, K1 K2 K3 K4 इज इक्वल्स टू 0 0 0, ठीक है। ये ऐसा है एक्चुअली, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स मतलब ये जो कोएफिशिएंट्स है, मतलब ये जो लेटर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, उन लेटर्स के सामने जो नंबर्स है, जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3,
उनका मैं मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो उसे कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑलराइट, तो ठीक है, अभी ऐसा तो मैंने लिख दिया है। इसे रिड्यूस करने के बाद जो बनेगा वो है 1100 एंड 0 1 1 -1 0 1 1 -1 एंड 0 0 3 -2 0 0 3 -2। ओके, ऐसे करके मैंने रिड्यूस कर दिया। ऑलराइट, ऐसे करके मैंने इसे रिड्यूस किया है। सो नाउ इसे देखो, मैं इसका स्टेप्स भी बता देता हूँ इसमें कैसे ये हुआ है, नहीं तो आप ऐसे मतलब देखकर ही समझ में आ गया होगा कि क्या क्या स्टेप्स यूज़ किया हुआ है। फिर मैं बता देता हूँ। पहले यूज़ हुआ है R2 - 2R1, फिर R3 - 3R1 एंड देन फाइनली हमें यूज़ करना पड़ा है 3 टाइम्स, या सॉरी 3 नहीं, डायरेक्ट 3 नहीं, R3 + 3R2, R3 + 3R2। ओके, R3 + 3R2, इज इट करेक्ट? यस इट इज़ करेक्ट, यस इट इज़ करेक्ट। तो इस तरह से हमें ये एक्लान फॉर्म तक लाना पड़ा। अभी देखो, एक्लान फॉर्म का जो रैंक है वो क्या है? 3 है। नंबर ऑफ अननोन्स क्या है? नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास है कितने सारे? K1 K2 K3 K4, 4 अननोन्स हैं। तो अभी याद रखो, अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो जाए रैंक से, अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा हो जाए रैंक से, तो उसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। ओके, लीनियरली डिपेंडेंट है। मैं बाद में पर अच्छे से लिख भी दूंगा कि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है और लीनियरली इंडिपेंडेंट के लिए क्या कंडीशन है, लेकिन अभी के लिए लीनियरली डिपेंडेंट का कंडीशन याद रखो। नंबर ऑफ अननोन्स इज ग्रेटर देन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, देन इट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्लियर हो गया, ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अभी लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब है कि इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे। ओके, इसके सॉल्यूशंस निकलेंगे, जैसे मैंने तभी बताया था कि 2α1 + 3α2 = 0, ऐसे कुछ तो निकलेगा। ओके, तो इसके हम सॉल्यूशंस निकाल कर देखते हैं। कभी कभार वो पूछ लिया जाता है कि क्या सॉल्यूशंस निकल रहे हैं वो बताओ, ठीक है, वो हमें पूछ लिया जाता है। तो देखते हैं कि किस प्रकार से वो लीनियरली डिपेंडेंट बनता है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ओके, इस पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, सो और हाँ, जब तक मैं इरेज कर रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर मतलब अब तक लगे कि हाँ अच्छा है वीडियो, तो आप एक अच्छा सा कमेंट भी नीचे लिख दीजिए कि कैसा है ये वीडियो, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, ऐसा एक लिख दीजिए। और हाँ, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, तो ओके, जस्ट अ मिनट, बाउंड्री को भी अच्छे से निकाल देता हूँ। हाँ, तो लीनियरली डिपेंडेंट है, कैसे लीनियरली डिपेंडेंट है वो अब मैं देख लेते हैं। तो अच्छे से देखो, ये हमारा जो है मैट्रिक्स, इसमें यहाँ से अभी एक एक लाइन करके देखना है। यहाँ से हम अगर जाए तो इधर अटक गए हम, ठीक है, क्योंकि नॉन ज़ीरो है। अगर ज़ीरो रहा तो जा सकते हैं, नॉन ज़ीरो रहा तो रुक जाओ, फिर नेक्स्ट लाइन को जाओ, इधर एक नॉन ज़ीरो है, ठीक है, नेक्स्ट लाइन को जाओ, इधर एक नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो C1 मतलब जो ये वेरिएबल्स है, जो ये लेटर्स है K1 K2 K3 K4, तो यहाँ पर K1 है, यहाँ पर K2 है, यहाँ पर K3 है और यहाँ पर K4 है। तो K1 K2 K3 को छोड़ दो, जहाँ जहाँ पे अंडरलाइन है उसके जो लेटर्स है उसे छोड़ दो, और जो बाकी रहा उसे पकड़ो और उसे T डाल दो। लेट K4 = T। T क्या है? एक वेरिएबल, मतलब एक
पैरामीटर है, ऐसे बोल सकते हो। इसे फ्री वेरिएबल्स की भी कहा जाता है, ठीक है, फ्री वेरिएबल्स भी कहा जाता है। लेट k4 इज इक्वल्स टू टी, देयरफॉर मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 3k3 minus 2k4 is equals to 0, therefore 3k3 minus 2t equal to 0, therefore k3 is equals to 2/3t, करेक्ट, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। यस, इट इज़ करेक्ट। सिमिलरली अब तक क्या आपको सॉल्व करना, चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है, मैं सॉल्व ही कर देता हूँ। नहीं तो मैं सोच रहा था कि आप लोग ये बाकी का सॉल्व कर देंगे और मैं सिर्फ आंसर्स लिख दूँ, पर ठीक है, चलो मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। आपका भी एक डिवाइस होगा k2 प्लस k3 प्लस माइनस k4। आप भी मेरे साथ साथ सॉल्व करते रहिए, अगर आंसर करेक्ट आए या सेम हो तो फिर मान लेना कि हाँ, मतलब आपको आ रहा है। तो k2 प्लस k3 क्या है, 2/3t माइनस ऑफ t इक्वल टू 0, देयरफॉर k2 is equals to t minus 2/3 means it will be 1/3t, correct? Okay, so last में क्या आ रहा है हमारा, k1 आ रहा है ना, ओके, k1 plus k2 equals to 0, therefore k1 plus 1/3t equal to 0, therefore k1 equals to 1 as 1/3t, correct? It is correct. Okay, so इसका मतलब क्या हुआ, k4 अगर t है, ये समझ में आ गया ना कि मैंने कैसे सॉल्व किया, तो मैं शॉर्ट में इधर लिख रहा हूँ। k4 अगर t है तो k3 रहेगा 2/3t, k2 रहेगा क्या है ये 1/3t, k1 रहेगा माइनस 1/3t, करेक्ट। ये चारों के चारों निकल गए। अब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, अब हम इसका इक्वेशन बनाते हैं डायरेक्ट, इसे इरेज कर देते हैं। ओके, k1 k2 k3 और k4 हमें मिल चुका है। सो क्या इक्वेशन था, k1 α1 प्लस k2 α2 प्लस k3 α3 प्लस k4 α4 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर k1 क्या है, माइनस 1/3t α1 प्लस k2 क्या है 1/3t α2 प्लस 2/3t α3, k4 क्या है, k4 तो सिर्फ t है, t α4 इक्वल टू 0। तो एक काम करते हैं, t को सब निकाल सकते हैं हम, जो कॉमन है उससे तो हम निकाल सकते हैं, और साथ ही साथ 3, चलो एक एक करके करते हैं। माइनस 1/3 α1 प्लस 1/3 α2 प्लस 2/3 α3 प्लस α4 इक्वल टू 0, ठीक है। साथ ही साथ α1 माइनस α2 माइनस 2 α3 माइनस α4, ऐसा ही है ना, देख लेते हैं एक बार। हाँ चलो करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट है। तो समझा ना, ऐसे मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और साथ ही साथ ये पहले ही अगर माइनस दिखे ना तो अच्छा नहीं लगता, उसके लिए मैंने बाकियों को मैंने माइनस कर दिया, इधर माइनस मल्टीप्लाई करके सभी को माइनस कर दिया। तो हम देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया, ये क्या है, ये 1 α1 है प्लस माइनस 2 नहीं, माइनस 1 ही है, माइनस 1 α2 है प्लस माइनस 2 α3 है, माइनस 1 α4 है इक्वल टू 0। तो ये डिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि k1 k2 k3 k4 के अगर मैं नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी लूँ, ठीक है, ये ज़ीरो तो नहीं है ना, ये सब 1 2 3 4 ये ज़ीरो तो नहीं है, तो अगर मैं नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ भी लूँ तो भी ये ज़ीरो दे रहा है, तो भी ये ज़ीरो दे रहा है। इसका मतलब ये अपने आप खड़े नहीं हो सकता, अपने आप वो इंडिपेंडेंट नहीं बन सकता, दूसरे के ऊपर सहारा लेना पड़ेगा। और ठीक वही हो रहा है, जैसे कि मैं अगर α1 को लूँ, α1 को अभी मैं α2 किसी और के सहारे में बना सकता हूँ इस α1 को, कैसे, α2 प्लस 2 α3 प्लस α4, ऐसे करके मैं इसे α1 को
तैयार कर सकता हूँ, करेक्ट। अल्फ़ा 1 को मैं इस तरह से अभी मैं तैयार कर सकता हूँ, साथ ही साथ अल्फ़ा 2 को भी मैं इस तरह से किसी और के सहारे किसी और के वेक्टर्स लेकर, मतलब ये इसी सेट के वेक्टर्स लेकर अपने में लीनियर कॉम्बिनेशंस करके मैं दूसरे वेक्टर को बना सकता हूँ। तो चूँकि ये दूसरे वेक्टर के सहारे खुद बन रहा है, इसलिए हम इसे लीनियरली डिपेंडेंट कहते हैं। ओके, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है समझ में आ गया ना। मैं लॉजिक बता रहा हूँ कि डिपेंडेंट क्यों बोलते हैं, ठीक है। ये है उसका लॉजिक कि वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर कर रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं, इसलिए ये लीनियरली डिपेंडेंट है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डिपेंडेंट का हमने क्वेश्चन तो देख लिया, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो समझ में आ जाएगा फिर कि डिपेंडेंट में कैसे दिखता है और इंडिपेंडेंट में कैसे दिखता है। ओके, जो क्वेश्चन है वो है वही क्वेश्चन, सेम चेक लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैं सीधा वेक्टर्स लिख रहा हूँ, ओके। बहुत स्टाइलिश एस लिखा है मैंने, ओके। एस इज इक्वल्स टू, अभी देखो इस तरह से मैं लिख रहा हूँ 2 3 -1। ये और जो पिछले वाला था उसमें कोई फ़र्क है क्या? ये वाले जिस तरह से मैं लिख रहा हूँ ये वाले वेक्टर्स, और पिछले तरीके से मैं लिख रहा था ऐसे सीधा लिखकर, वो और ये उसमें कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही है, ओके। सो इसलिए मेन बात ये है कि आप घबरा मत जाना कि ऐसे वेक्टर्स लिखे हुए क्यों लिखे हुए, ऐसे घबरा मत जाना, नहीं तो सब बेकार हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा है, ये एस इज इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है। तो अब चेक करते हैं, क्या चेक करें, कैसे चेक करें। लेट, जैसे मैंने बताया था K1 K2 K3 बिलोंग टू रियल नंबर्स, देयरफॉर K1, ओके ये तो हो गया। एंड 2 3 1 V1 इक्वल्स टू 2 3 -1, ऐसे करके V2 का भी लिख लेना और V3 का भी लिख लेना। देयरफॉर K1 V1 प्लस K2 V2, ठीक है, मैं इसे V मान रहा हूँ, ओके। अभी के लिए मैं इसे V मान रहा हूँ। K3 V3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर K1 V1 K2 V2 K3 V3 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर K1 2 3 -1 प्लस K2 -1 4 -2 प्लस, जस्ट अ मिनट, ओके, सो प्लस K3 118 -4 इक्वल टू 0, ऐसे है। देयरफॉर मैं इसे नए पेज पर ही लिखता हूँ। तो देखो अभी मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना सकता हूँ, 2K1 माइनस K2 प्लस K3, 2K1 माइनस K2 प्लस K3 इक्वल टू 0, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अभी समझ में आ रहा है ना कि कैसे मैं इसे इक्वेशंस बना रहा हूँ। पहला लिया, इसमें भी पहला लिया, इसमें भी पहला लिया, और लास्ट में चूँकि 0 है तो मैंने 0 लिख दिया। फिर दूसरा लो अभी 3K1 प्लस 4K2 प्लस 18K3, 3K1 प्लस 4K2 माइनस 4K3, नहीं सॉरी प्लस 18K3 प्लस 18K3 इक्वल टू 0। सिमिलरली माइनस ऑफ K1 माइनस ऑफ 2K2 माइनस ऑफ 4K3 इक्वल टू 0। ऐसे हमने 3 इक्वेशंस लिख लिए, ओके। 3 इक्वेशंस लिखने के बाद ये मैं चेक कर लेता हूँ एक बार, ओके करेक्ट है।
तो ये 3 इक्वेशंस लिखने के बाद हमें चेक करना है कि वो जो रैंक मैंने बताया था कि अगर रैंक कम है या फिर या फिर अगर नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा है रैंक से तो फिर वो डिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, वही चेक करते हैं अभी। ठीक है, मैं अभी डायरेक्ट मैट्रिक्स लिख रहा हूँ इसका 2 3 -1 -1 4 -2 1 18 -4। ओके, ऐसा मैट्रिक्स बना है। ओके, और इसे अभी इक्लान फॉर्म तक हमें रिड्यूस करना है। तो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? ऐसे करके एक काम करते हैं, इसे और इसे इंटरचेंज कर देते हैं। -1 -2 -4 एंड 2 -1 1 3 4 18 डन। फिर इसके साथ ये ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा 1 -2 -1 -3 -4 प्लस -3 3 4 8 2 -1 1 डन। देन इसे ज़ीरो कर देते हैं। तो चलो मैं इसे स्टेप्स का नाम भी लिख देता हूँ। R1 और 3 में एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मैंने R1 प्लस R3 कर दिया। ठीक है, और इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें R2 -3 R1 R3 -2 R1 ऐसे कहीं करूँगा। ऑलराइट, तो इससे क्या होगा 1 -3 -3 देन ये ज़ीरो हो जाएगा एंड ये भी ज़ीरो हो जाएगा। और 2 -3 टाइम्स R1 ओके, सो -3 9 हो जाएगा एंड 11 ओके, एंड दिस विल बी 8 -3 9 + 9 18 17 करेक्ट। ओके, अभी ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आएगा, 6 - 1 5 और इससे भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 +6 +6 + 1 7। ओके, हो गया ऐसे। और अभी इसे क्या कर सकते हैं, इसमें ना R2 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ वो 11 से। ओके, R2 को मैं 11 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या बनेगा 1 -3 -3 0 1 17/11 0 5 7। ओके, एंड फाइनली अगर हम इसे वैसे तो इसे इधर ही मतलब यहाँ तक पहुँच गए तो इधर ही समझ सकते हो कि यह रैंक 3 बनेगा। पर चलो क्वेश्चन को कंप्लीट कर देते हैं, फिर क्या मतलब अच्छे से नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ पाएंगे। R3 माइनस ऑफ R3 माइनस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ R1 R2 ओके R2 which will be 1 -3 -3 0 1 17/11 एंड 0 0। ओके, तो देखो यहाँ पर कुछ तो आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 7 -5 टाइम्स ऑफ दिस थिंग आएगा। तो खैर मतलब नॉन ज़ीरो आएगा। ओके, नॉन ज़ीरो आएगा। तो मैं इसे अभी के लिए ऐसे करके लिख दे रहा हूँ। ऑलराइट, क्योंकि बहुत बड़ा आंसर है और कैलकुलेट करने के बाद जो आएगा आप लिख देना, ऐसे ज़ीरो के ऊपर क्रॉस मत बना देना, यह गलत है। पर चूँकि मैं समझा रहा हूँ बस, इसलिए अभी के लिए ये लिख रहा हूँ। ठीक है, तो नॉन ज़ीरो है, पर नॉन ज़ीरो है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रैंक ऑफ A इज इक्वल्स टू 3। नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 1 2 3। नंबर ऑफ अननोन्स इज ऑल्सो 3। नंबर ऑफ अननोन्स का मतलब है कि K1 K2 K3 जिनके बारे में हमें नहीं पता उन्हें नंबर ऑफ अननोन्स कहते हैं, वो है 3। और इसके बाद हम क्या कह सकते हैं, क्या नंबर ऑफ अननोन्स रैंक से ज़्यादा है? नहीं, इक्वल है दोनों। अगर नंबर ऑफ अननोन्स इक्वल टू रैंक हो जाए तो फिर उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो वेक्टर्स है ये 1 2 3 अगर इनमें 0 से मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दे तभी के तभी ये 0 बनेगा, तभी के तभी, मतलब K1 K2 K3 को 0 बनना ही पड़ेगा अगर ये 0 लाना है इधर, नहीं तो कुछ और डाल दी, कुछ भी कोई भी पॉसिबिलिटी सोच लीजिए, इन्फिनाइट पॉसिबिलिटीज सोच लीजिए K1 K2 और K3 के लिए, वो 0 नहीं बनेगा, वो 0 नहीं बनेगा। तो इसलिए अभी समझ में आ गया लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि लीनियरली इंडिपेंडेंट कब होता है और लीनियरली डिपेंडेंट कब होता है। ठीक है, मैं इधर ही लिख देता हूँ, इसे याद रखना। लीनियर नंबर ऑफ अननोन्स अगर रैंक की इक्वल हो जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट, और नंबर ऑफ अननोन्स अगर रैंक से ज़्यादा हो जाए तो फिर क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, लीनियरली डिपेंडेंट। तो क्लियर हो गई पूरी बात। ठीक है, कैसे इंडिपेंडेंट होता है और कैसे डिपेंडेंट होता है। ऑलराइट, तो ठीक है, फिर अगर पता चल गया ये कैसे प्रोसेस करना पड़ता है, पहले स्केलर्स से मल्टीप्लाई कर देना है, फिर मैट्रिक्स देखना है और रैम मतलब एकलॉन फॉर्म तक रिड्यूस करने के बाद ये हम बता सकते हैं। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।